नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात कर रहे हैं वेब ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो YDSE के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज थे, जो कि एक प्राइमरी सोर्स S से बनाए गए थे और एक स्क्रीन हुआ करता था जो D डिस्टेंस पर प्लेन ऑफ द स्लिट से यहाँ पर डिस्टेंस पर था स्क्रीन। ओके, इसी पर हम लोग एक इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब इंटेंसिटी के वेरिएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये जो सेंट्रल पॉइंट था आपका, तो हमने वो कहा था जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, तो उसको हमने B0 से दिखाया हुआ था। और उसी तरह से B1 B2 B3 ऊपर और D1 D2 D3 इसी तरह से वो सब भी बने थे। आर्बिट्रेरी किसी भी पॉइंट P के लिए जब हमने बात की थी, जो कि यहाँ से xn डिस्टेंस पर था, सेंट्रल पॉइंट से xn डिस्टेंस पर, जो कि इस वाली जगह से थीटा एंगल बनाता हो, है ना। तो हमने कहा था कि भाई लाइट रे जो है वो यहाँ से भी पहुंच रही है और यहाँ से भी पहुंच रही है, तो दोनों जो है जरूरी नहीं है कि सेम फेज में पहुंचे। वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में किसी भी फेज डिफरेंस के साथ वहां पे पहुंच सकती है। 0 से लेकर के 2 पाई के बीच का कोई भी फेज डिफरेंस उस पॉइंट पर हो सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन दैट, जिसको हमने डेल्टा फाई बोला फेज डिफरेंस, उसी पर डिपेंड करती है कि वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी। तो आई पी, जो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमने जाना कि अगर I1 इंटेंसिटी यहाँ से और I2 इंटेंसिटी यहाँ से जा रही हो, तो हम लोगों ने जाना था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। इस डेल्टा फाई के बारे में भी हमने बात की थी कि ये डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। और डेल्टा एक्स जो होगा वो यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो डिस्टेंस आएगा यही डेल्टा एक्स है। और ये डेल्टा एक्स असल में ये वाला स्मॉल डी टोटल S1 S2 हो गया आपका 2D 2 स्मॉल डी। तो ये डेल्टा एक्स जो था आपका वो था 2D साइन थीटा, और चूंकि थीटा वेरी स्मॉलर है, इस वजह से ये 2D टेन थीटा बन जाता था। और टेन थीटा बनते ही यहाँ पे ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि एक्सन अपॉन डी, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे यूज हो जाती है ना। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब आइए इसी पर बात करते हैं आगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सम पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। यहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है यही बढ़ेगा घटेगा कम होगा ज्यादा होगा, बिकॉज दीज टू आर कांस्टेंट्स। तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच कुछ भी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई। तो उस हिसाब से रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम होना है तो पी पॉइंट पर अगर मैक्सिमम बनना है, तो यहाँ पर इसको हम आई आर भी बोल सकते हैं रिजल्टेंट को लेकर के, तो नो प्रॉब्लम। कई जगह हम लोग आई आर भी लिखते हैं इसको, तो आई आर इक्वल टू आई पी ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई मैक्स के लिए क्या होना चाहिए? फॉर आई मैक्स के लिए आपको एक टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कि cos डेल्टा फाई मैक्सिमम होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू +1। और ये +1 जब होगा तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा फाई के डिफरेंस वहां पर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो वो वैल्यू cos 0 हो सकती है। cos 0 इज 1, इसी तरह से cos 2 पाई, उसी तरह से cos 4 पाई, cos 6 पाई एंड सो ऑन, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ओके, इसे आप लिख सकते हो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई का इवन मल्टीपल 2 4 6 8 देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको किस प्रकार का नोटेशन दे सकते हैं? 2n पाई कर सकते हैं, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 4 इस तरह से हो सकते हैं। 0 हो जाएगा आपको फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको B0 कहा गया। 1 जब आप पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट B1 फर्स्ट मैक्सिमा, फिर आपको 2 के लिए सेकेंड मैक्सिमा एंड सो ऑन, इस तरह से हमें मिलता जाएगा। ओके, करस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स क्या होगा? यहीं पर अगर आपसे बात की जाए कि करस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स,
तो हमने यहाँ पर जो फार्मूले से देखा हुआ है कि अगर डेल्टा फाई मालूम हो तो डेल्टा एक्स निकाला जा सकता है। यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्स को लिखें तो क्या लिखिएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो आप जरा अच्छे से देखो, डेल्टा फाई की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो फिर क्या वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा एक्स की, तो वो भी 0 हो जाएगा क्या। तो करस्पॉन्डिंग 0, डेल्टा एक्स इज ऑल्सो 0। करस्पॉन्डिंग 2 पाई, वहाँ पे 2 पाई रखिएगा तो लेमडा बनेगा। 4 पाई रखिए तो 2 लेमडा बनेगा, एंड सो ऑन। 6 पाई रखिए तो आपका 3 लेमडा बन रहा है, 4 लेमडा बन रहा है, इस तरह से। मतलब ये क्या हुआ, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एन लेमडा। तो पाथ डिफरेंस ऐसी जगहों पर क्या होना चाहिए, एन टाइम्स लेमडा के बराबर होना चाहिए, एन लेमडा, जहाँ एन इक्वल टू वही 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वही 0 बी नॉट के लिए, वही 1 बी1 के लिए, वही 2 बी2 के लिए, 3 एंड सो ऑन, है ना। ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको कहेगा कि मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस के मामले में हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज डेल्टा पाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए एल लेमडा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एल लेमडा फिर एन इक्वल टू 0 1। तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो प्लस दे रहे हैं तो मतलब इस सेंटर से ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, अगर माइनस दे दोगे तो वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो उतना अंडरस्टूड रखो, और इसमें अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से आप समझ लीजिए। मैक्स के लिए इस तरह से कंडीशन आए, अब इसी तरह से मिनिमम के लिए भी कंडीशन आएंगे। कहाँ कहाँ चेंजिंग होगा तो देखिए फटाफट। तो मिनिमम के लिए अगर मैं चेंज करूँ कि जैसे कि स्क्रीन के जिस पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगा, मैंने आई पी बिकम आई मिनिमम, तो उसके लिए ये कॉस डेल्टा फाइव मिनिमम होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब कॉस की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बताया गया है कई सारी स्टोरी में, वीडियो लेक्चर भी अपलोडेड है बेसिक मैथ का, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। कॉस थीटा कभी भी आपको आएगा तो यहाँ पर होता है +1, यहाँ होता है -1, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, तो ये इस वाले पोजीशन पर ऐसे घूम के आइएगा तो पाई, दोबारा घूम के आइएगा 3 पाई, फिर घूम के आइएगा 5 पाई, इस तरह से। ठीक है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पहला -1 आपको पाई पे मिलेगा, नेक्स्ट -1 आपको 3 पाई पे मिलेगा, नेक्स्ट -1 आपको 5 पाई पे मिलेगा, 7 पाई, 9 पाई, सो ऑन। क्लियर सी बात है कि ऑड मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल को लिखने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं, 2n+1 लिख सकते हैं, 2n-1 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 2n-1 लेकर के चलेंगे। ठीक है, 2n-1 टाइम्स पाई। इससे क्या होगा फायदा कि हमें चूंकि जान रहे हैं कि हम सेंटर पर एक ही ब्राइट बन रहा है फिलहाल, तो उसके बाद जो बन रहा है वो पहला डार्क बन रहा है। तो फर्स्ट डार्क के लिए 1 के लिए 1 हमें शूट करे, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो देखिए आपका 2-1 1 पाई आ जाएगा, तो आपका जो एन वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट विल स्टैंड फॉर फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, आप 1 की वैल्यू रखिए, यहाँ पे आपको 1 पाई मिल जाएगा, 2 रखिए आपको 3 पाई मिल जाएगा, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, और 3 रखिए तो 5 पाई मिल जाएगा एंड सो ऑन। और इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स को निकालिए इस वाले फॉर्मूले में डाल के। तो अगर यहाँ पे आप पाई रखोगे तो कट के पाई बनेगा λ/2, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आना चाहिए λ/2। नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पाई रखोगे तो आएगा 3 λ/2। नेक्स्ट 5 रखिए, 5 λ/2। नेक्स्ट 7 रखिए तो 7 λ/2। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, λ/2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं और ये ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल, इंटेग्रल मल्टीपल थे इससे पहले, अब आ जाएंगे आपको ऑड मल्टीपल। ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, 1 3 5 7, ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल्स। ओके, और जब आप यहाँ पे n की वैल्यू की बात करते हैं तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल डार्क एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे केसेस में। तो यहाँ पर जो ऑड मल्टीपल लिखना है वो मैंने बताया आपको, 2n-1 से लिखिए, तो 2n-1 λ/2 में
आपको अक्सर 2n+1 भी दिखाई देगा, लेकिन जब वहाँ बुक में 2n+1 का फॉर्मूला यूज होगा तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ताकि जैसे कि आप D1 के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट डार्क के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको पुट करना पड़ेगा n0, तभी 0 रखिएगा, तो +1 के मामले में वो 1 पाई आएगा। हम लोग यहाँ पे अगर 2n-1 करते हैं तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 ऐसे रख सकते हैं, तो हमें थोड़ा आसान पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1 हो गया D1, 2 हो गया D2, 3 हो गया D3, 4 इस तरह से, ठीक है। 1-1 ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है, जहाँ n इक्वल टू ये 1 2 3 4 यहाँ पे डालते जाइए, आपको वैल्यूज करस्पोंडिंग वैल्यूज मिलती जाएगी। चलिए, तो ये बातें हो गई। उसके बाद हमने आपको ये बात भी बताया था कि यहाँ से आप देखो एक्शन निकाल सकते हो। एक्शन मतलब ये डिस्टेंस, क्योंकि आपको अक्सर कई सारे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि सेंट्रल वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा या सेकंड डार्क, थर्ड डार्क का पोजीशन क्या है, ये पूछेगा आपसे, मतलब आपसे एक्शन निकालने को कहेगा। तो एक्शन में आपको यही फॉर्मूला काम आएगा। अगर आपको डेल्टा एक्स मालूम है, डेल्टा एक्स यहाँ से मालूम है, या फिर डेल्टा फाई आपको यहाँ से मालूम है, ज्यादातर केसेस में आपको डेल्टा एक्स ही रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको डेल्टा एक्स मालूम है, तो डेल्टा एक्स मालूम है तो फिर यहाँ से आप एक्शन निकाल सकते हो। एक्शन निकालोगे तो आपको बनेगा ये d/2d, इस वाले से बना रहा हूँ, एक्शन यहाँ अकेला रह गया, d/2d इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, d/2d इंटू डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। अब जैसे मान के चलो आपसे पूछेगा कि फिफ्थ डार्क का पोजीशन बताइए, तो डेल्टा एक्स के लिए पांचवा डार्क कहाँ बनेगा, तो n बराबर 5 रखिए, इसमें 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 9 λ/2। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स 9 λ/2 यहाँ रख देना है, सॉल्व कर देना है, बाकी चीजें क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई बोले चौथा ब्राइट कहाँ होगा, तो ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स एल लेमडा आया था, 4 लेमडा वहां पे रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो सिंपल। तो इस तरह से हम लोगों का बेसिक ऐसे हो गया। अब इसमें फर्दर एनालिसिस में देखिए कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, और कुछ स्पेशल केसेस के साथ वहां पर काम किया जाता है। तो स्पेशल केसेस में क्या होता है, तो सुनिएगा। स्पेशल केसेस में हो जाता है कि अगर S1 और S2 जो सोर्सेस बनाए गए हैं, जहाँ से I1 और I2 की इंटेंसिटी आ रही है स्क्रीन के ऊपर, वो दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाए तो, ठीक है, मतलब I1 और I2 अगर आपस में इक्वल हुआ फिर क्या होगा। तो हम लोग नोट करके आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, अगर I1 इक्वल टू I2 और इसको हम लोग मान लीजिए I, अगर इस तरह का कंडीशन हो, ओके, तो फिर क्या होना है, आई रिजल्टेंट जो अभी हमने याद किया, I1 प्लस I2 टू रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। तो एक बार जरा आइए यहाँ से, इसको भी आई पुट किया गया, इसको भी आई पुट किया गया, यहाँ पर भी आई इंटू आई हो गया, ये कॉस डेल्टा। आर्बिट्रेरी किसी भी पोजीशन ऑन द स्क्रीन के लिए बात होगी। तो 2i यहाँ भी, और ये भी देखिए इससे भी 2i निकल गया है ना। तो 2i आप कॉमन कर लो, 1 प्लस कॉस डेल्टा, तो चाहो तो ऐसे छोड़ दो, या फिर आपको ऐसे दिखेगा, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, बनेगा 2 cos² डेल्टा फाइव। क्यों, क्योंकि आपने कई बार पढ़ रखा है 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos² थीटा/2। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे थीटा की जगह डेल्टा फाइव। तो ऐसे, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, तो 4 टाइम्स आई इंटू cos² डेल्टा फाइव, ये होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जनरल, ओके। अब यहाँ पर जब मैक्सिमम की बात होती है, तो यहाँ पर डेल्टा फाइव को आपको क्या रखना है, कोई भी एक वैल्यू, जैसे 0 रख सकते हैं आप, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4i, तो आई मैक्स cos² की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 टाइम्स आई, ठीक है। ये तो फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब इंटेंसिटीज आपस में बराबर होगी, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी वो वहां पर जो होगी वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी की 4 टाइम्स आएगी, ओके, ये बात है। और उसी तरह से मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आपका यहाँ पर cos² डेल्टा फाइव का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का फंक्शन है तो स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा।
कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई, फाई हो या डेल्टा फाई बाई 2 हो, डजेंट मैटर, ये 0 से लेकर के +1 के बीच ही लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे आ जाएगा, जो कि डेल्टा फाई की वैल्यू 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, और मिनिमम वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको 90 रखने से आ जाएगा ना, cos 90 मतलब 180, डेल्टा फाई की वैल्यू 180 रखेंगे, 180 बाई 2 हो जाएगा 90 है, cos 90 0, ओके, यहाँ पे 180 के लिए आ जाएगा। तो जब डेल्टा फाई आपको यहाँ पर बन रहा है, हमने एक वैल्यू केवल लिख रहा हूँ मैं 0, हालांकि नेक्स्ट वैल्यू भी आप लिख सकते थे, जो मैक्सिमम का कंडीशन था, क्या क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो, मैं एक केवल लिख रहा हूँ, और आई मिनिमम के लिए यहाँ पर फिर आपको पुट करना है 0, और आई मिनिमम कब होगा, तो उसके भी कोई भी एक वैल्यू, तो आपने कहा था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, याद कीजिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी मैंने पहले पढ़ा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई 3 पाई 5 पाई, तो हम एक वैल्यू लेते हैं, ओके, इस तरह से हम लोग आई मिनिमम और आई मैक्स, इस तरह जब इस तरह का कंडीशन हो कि आई मैक्स बने 4i और आई मिनिमम बने 0, तो खास करके ये वाला आई मिनिमम 0, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों से इंटेंसिटी इक्वल आती है, तभी पॉसिबल होता है। तो ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है ना, कि जो डार्क होता है वो कम्प्लीटली डार्क होता है पूरा, उसमें जरा सी भी इंटेंसिटी लाइट की मौजूद नहीं होती, ओके, तो जब कंप्लीट डार्क बन जाए डार्क में, तो फिर उसको बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस का पैटर्न, और ये जो होता है बेस्ट पैटर्न माना जाता है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक का काम हुआ, अब आगे देखते। तो इसके आगे जो जनरल एग्जांपल्स है वो आपको देखिए कैसे कैसे बनाना है। आई रिजल्टेंट जनरल कंडीशन में I1 प्लस I2 टू रूट अंडर I1 I2 एंड cos डेल्टा फाई। तो हम अगर आई मैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 और टू रूट अंडर I1, ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्स का जब जैसे ही आप केस लोगे मैक्सिमम का, तो cos डेल्टा फाई बन जाएगा आपका +1। ये यहाँ पे ऐसा आ गया। अब देखो इसको ना और भी तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसको आप अगर गौर से देखो, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दोगे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक और काम करेंगे, इसको अगर बाहर कॉमन लोगे आप यहाँ पे, तो इसमें तो है नहीं, तो इसमें आप पहले बाहर कॉमन लोगे, तो रूट I2 में कॉमन ले रहा हूँ, स्क्वायर है, बाहर आते ही वो I2 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा I1 बाई I2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये सब फॉर्म में आई मैक्स हो सकता है। सिमिलरली फॉर आई मिनिमम, मिनिमम वाले में देखेंगे तो क्या चेंजिंग आएगा, I1 प्लस I2 माइनस हो जाएगा, वहाँ पे क्यों माइनस हो गया, क्योंकि cos डेल्टा फाई था हमारा माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, दिख रहा है ना। अब इसमें भी वही काम करिए, रूट I2 कॉमन लीजिए, स्क्वायर की वजह से वो बाहर आके I2 बन जाएगा, इसमें था नहीं तो डिवाइड हो जाएगा, और इसका आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो आई मैक्स ऐसा, आई मिनिमम ऐसा। तो अक्सर आपसे क्या क्या पूछता है, पूछता है दोनों का रेशियो, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, ये वाला उठाते हैं, आई टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जो बचेगा वो इस तरह, ये देखिए इस तरह, तो दोनों में स्क्वायर था, तो हम एक साथ स्क्वायर को ऊपर लेके चले आए, होल स्क्वायर बना, तो ये आपको याद रखना है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि अक्सर आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, I1 I2 का रेशियो दे देगा, बोलेगा कि दोनों का रेशियो हम दे रहे हैं आपको, इससे जो I1 आ रहा है, इससे जो I2 आ रहा है, इन दोनों का हम रेशियो आपको दे रहे हैं, और अब आपको मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो बताना है, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला उस वक्त काम आ जाएगा आराम से। अक्सर जैसे 4 दे देता है, 4 रेशियो दे देता है, तो 4 आप यहाँ पे पुट करोगे तो रूट 4 मतलब 2, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, या 2 प्लस 1, और इधर हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, तो 2 प्लस 1 3, 3 का आंसर 9 हो गया, इधर तो 1 ही था, तो इस तरह से आंसर चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं, आप बनाओगे तो आपको दिखेगा। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम आप ऐसे निकाल सकते हैं, I2 जो था वो तो कैंसिल आउट हो गया था, तो ध्यान रखें।
चलिए, अब इसी में एक बात और, हमें पता थी कि जो इंटेंसिटी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, मालूम ये बात। तो अगर मैं I1 अपॉन I2 को देखूं तो क्या A1 बाय A2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? और अगर इसी तरह से रूट अंडर I1 I2 की बात हो जाए तब क्या होगा? तब तो सीधा A1 बाय A2 हो जाएगा कि नहीं? तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको एम्पलीट्यूड के रेशियो दे सकते हैं। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है तो आपको इस वाले क्वांटिटी जो यहाँ पे दिख रहा है उसकी जगह सीधा आप बिठा सकते हो। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग इसकी जगह सीधा बिठाएंगे A1 बाई A2 प्लस 1 और A1 बाई A2 इस तरह सीधा सीधा। ओके, A1 बाई A2 ऊपर बिठा देना है और बिठा दिया, ऊपर में प्लस 1 नीचे माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो आ जाता है। ओके, ठीक है। कभी कभी इनके विड्थ के साथ भी रेशियो दिया होता है। तो विड्थ आपको जो होता है ना नॉर्मली आपको इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो अगर I1 एंड I2 दिया नहीं कुछ बोला तो हम लोग ऐसा लेके चलते हैं। तो अगर I1 बाय I2 लेना होगा जहां भी तो वहाँ W1 बाय W2 भी ले सकते हैं, है ना। विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट मतलब स्लिट का जो गैप होगा ना वो जितना ज्यादा आएगा तो इंटेंसिटी उस हिसाब से उतनी ज्यादा आएगी। तो इसी हिसाब से लेके चलते हैं। ओके, अगर नहीं कुछ बोला सिर्फ बोला कि विड्थ का रेशियो आपको दे रहे हैं तो विड्थ का रेशियो मतलब इंटेंसिटी का रेशियो आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब सारा था कि यहाँ तक का बेसिक था, इसे अच्छे से देख लो। एक क्वेश्चन इससे लगभग लगभग दिखा जाता है कि जो भी इंटरफेरेंस से आता है तो इतना दूर से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, आगे और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दो सवाल दिया है हमने जो अभी पढ़ाया उसी के आधार पर, और इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। तो समझिए क्वेश्चंस क्या कहता है। पहले तो कहता है टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i। ओके, एक का आई है तो दूसरे का 4i है, आर यूज इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। वही वाईडीएससी के बारे में बात हो रही है। फाइंड दी, वही सिर्फ वाईडीएससी पढ़ना ही है आपको, इसीलिए इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट बोलेगा मतलब समझ जाइएगा वाईडीएससी की बात हो। तो फाइंड दी इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस सुपरइम्पोज विथ ए फेज डिफरेंस ऑफ। कहता है हम आपको फेज डिफरेंस की वैल्यू दे रहे हैं, आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताते जाओ। तो 0 पाई बाय 2 पाई आपको ये सब पे बताना है। और फिर चौथे में क्या बोलता है, बोलता है फिर रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वो भी आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा ये सब तो एक ही फार्मूला से बन जाएगा। हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए अभी अभी बात किया था आई आर का फॉर्मूला, है ना। आई आर का फॉर्मूला हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए क्या बात करते हैं। तो जो है आई आर का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, चलिए उसी से चलते हैं। I1 प्लस I2 टू रूट अंडर I1 I2 एंड कॉस डेल्टा फाइव। ठीक है, पहले की बात करते हैं। पहले की बात करेंगे तो उसमें हो गया, देखिए I1 तो आई हो गया मान लीजिए, I2 दूसरा वाला पूरा ही हो गया, और उसके बाद टू रूट अंडर आई हो गया एंड 4i हो गया। और कॉस देखिए डेल्टा फाइव में बोल रहा है यहाँ पे जीरो, जीरो बिठाना है। तो कॉस जीरो क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यही बना देता हूँ। तो आई 4i हो गया 5i और प्लस 2 टाइम्स ये दोनों 4i स्क्वायर मतलब 2i और 0 इज 1। तो कितना बन गया ये 2 4 एंड प्लस 5 तो 9, 9i हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ये मैक्सिमम होना था, है ना। तो उससे भी आप समझ सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इसी फॉर्मूला में डाल दीजिए आप पाई बाय 2। तो आई रिजल्टेंट जो होगा दूसरे वाले के लिए वो आप रखिए। तो आई प्लस 4i प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर आई इंटू 4i तक सेंशन चलेगा, और उसके बाद कॉस यहाँ पर चलेगा पाई बाय 2। तो कॉस पाई बाय 2 तो जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म ही आपका हो जाएगा जीरो। तो क्या बच गया पाई बाय, तो पाई बाय योर आंसर हो गया, है ना। अब उसी तरह से तीसरा आ जाइए, तीसरा पाई, है ना, पाई हो गया। तो पाई का फेज डिफरेंस है। चलिए थर्ड नंबर, तो आई रिजल्टेंट हो गया आई प्लस 4i प्लस 2 अंडर आई इंटू 4i एंड देन कॉस पाई। तो कॉस पाई इज -1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो हम कहेंगे आई प्लस 4i माइनस
और यहाँ देखिए यहाँ से 2 आई, 2 2 4 4 आएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला सॉल्व होकर 2 आई देगा, 2 इंटू 2 4, और फिर ये कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा आई। ओके, तो आपको एक आंसर 9 आई पहले वाले का, 0 के केस में ये आ गया, दूसरा 5/2 के केस में आपका आ गया 5 आई, और तीसरा 5 के केस में आपका आ गया आई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब वो क्या चौथा क्या बोला, बोलता है रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमम हमको बता दीजिए। ठीक है, तो आई मैक्स और आई मिनिमम के लिए हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ा हुआ है। चलिए 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम हम लोगों ने जस्ट जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ा, रूट अंडर I1 I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर भी रूट अंडर I1 बाय I2 माइनस 1 है ना, का होल स्क्वायर, या दोनों को एक साथ करके भी कर सकते हैं, अलग अलग डजंट मैटर। तो चलिए, तो यहाँ पे I1 बाय I2, तो हम लोग अपने मन से एक काम करो, जो ज्यादा है ना उसको आप बना दो 1, तो हम क्या करते हैं 4i को I1 बना दो, मैंने सिर्फ 4 केस के लिए, और इसको बना दो I2, तो क्या होगा कि भाग देने में थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। आप यहाँ पे 1/4 की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, 4 इस्तेमाल करेंगे, तो 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो सही बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी बनाया ही था इस तरह से कि आई एक 4i तो क्या आएगा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 का 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ भी आ गया 2, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, तो 9:1, यहाँ पर सीधा सीधा आपका ऐसे करके आंसर आ गया। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आप इसी तरह से पढ़ो, और उसको देखो तो खुद से सॉल्व करके, तो वीडियो को पॉज करके एक बार देखेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करिए आप, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और सॉल्व करें, मिटा दूं। तो यहाँ पर हो गया सॉल्व। देखिए टू सोर्सेस है विथ इंटेंसिटी आई नॉट एंड 4i0, उसी तरह से एक दूसरे का 4 गुना है, interfere at a point in a medium, तो find the ratio of maximum and minimum possible intensities, तो वो तो हम लोग अभी अभी लाए थे, सेम क्वेश्चन हो गया अभी ये तो अब डायरेक्ट आपको इसका आंसर हो गया 9:1, तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखिए, क्योंकि अभी अभी लोग किए थे ना I4i वाला, तो सेम चीज है I0 4i0 डजंट मैटर। अब कहता है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स बताइए हमको, चलिए यहाँ से आते हैं, तो आई मैक्स, और आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो I1 से आ रहा है जो I2 से आ रहा है, तो देखिए ऐसे बनाइए आप, एक मेथड बना सिंपल वाला, हमें पता है कि I प्रोपोर्शनल टू क्या, ए स्क्वायर, तो ये वाला हो गया I0, ये जो I1 हो गया मान लो, और ये हो गया 4, ठीक है, तो इनका अगर हम रेशियो लेते हैं, तो ऊपर वाले का अगर उसको A1 मान के चलते हैं, A1 A1 मान लो A2 मान लो, जन मतलब उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो A1 आ गया और ये A2 आ गया, स्क्वायर करना था स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया, ये कैंसिल कर लो, इसको लिखना है यहाँ पे, ये कैंसिल होगा, 1/4 आएगा, इसको इधर लाए रूट कर जाए, A1/A2, ठीक है, तो A1/A2 मतलब 1/2, ठीक है, तो मैक्सिमम जो आएगा और मिनिमम जो आएगा उससे हम लोग यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहे, डायरेक्ट ऐसे ही बनाते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको 1:2, ठीक है, ऐसे आपका ये है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड 1:2। अच्छा मेथड 2 में क्या है, वो थोड़ा सा लेंदी खींच सकता है, लेकिन उसमें भी बनेगा आपसे, आई मैक्स आई मिनिमम हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, कि हमने कहा था कि A/B प्लस 1 बाय A/B माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, तो अभी फिर देखो आप A/B, तो आसान पड़ेगा क्या, इसको ये लेना इसको भी लेना, आप उल्टा भी लो, इसको ये लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सॉल्व करके सेम आता है। ठीक है, चाहो तो रख के देख सकते हैं, हमें जो आसान पड़ेगा वो ले, तो 4:4/1, तो 4:1, 4/1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंटेंसिटी सॉरी ए बी है ना, ए बी तो एम्पलीट्यूड है, ओके, यहाँ जैसे A1 A2 लिया हुआ है, तो ए बी ले लिए, कोई बात नहीं, A1 को हमने ए कहा, और यहाँ पर A2 को हमने बी कहा, तो A/B के रूप में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये वाला हमें पता था कि आई और 4i के केस में क्या होता है, 9:1 होता है, अभी भी निकाला हुआ है कहीं। अगर मैं इसको यूज करूँ तो देखिए, तो यहाँ से भी सॉल्व होकर सेम आंसर आता है क्या, जस्ट चेकिंग कर रहे हैं, तो सबसे आसान तो ये पड़ेगा, तो ये होल स्क्वायर हो गया, इधर आएगा तो 3 बना देगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे। 2a/b इधर ये इधर आया 4, ठीक है। a/b निकालने को था 2/4, तो 1:2 कहो, 2:1 कहो, उससे यहाँ पर हाँ ये चीज जरूर है कि आपका क्योंकि शुरू में ये है आई नॉट, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी और एम्पलीट्यूड कम होगा, और ये वाले के इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपको 1:2 ही बोलना है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम होगा ना और इसका ज्यादा होगा, तो इस ये शुरू में दिया हुआ है, इसीलिए आपको रिक्वायर्ड आंसर पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। 1:2, और इसमें तो ऐसे डायरेक्टली दिख रहा है तो सबसे आसान पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरीकों से आपने सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे। अब आप यहाँ तक सीखने समझने के बाद जो भी आपको पूछा हुआ है नीट में बेसिक क्वेश्चंस, तो यहाँ इंटरफेरेंस वाले पार्ट से, तो वो आप थोड़ा सा अब आप अटेम्प्ट करोगे, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे फर्दर एनालिसिस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जिसमें आपको फ्रिंज विड्थ से संबंधित बातों का स्टडी करना होता है। यहाँ तक की स्टडी अगर आप गौर से देखो तो आपने साउंड वाले सेक्शन में भी यहाँ तक की स्टडी, एग्जैक्टली यहाँ तक की स्टडी आपने कर रखी होती है, ठीक है। तो इस बीच थोड़ा सा आपको साउंड वाला पेपर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, जिसमें इंटरफेरेंस पार्ट को समझाया गया है। तो यहाँ तक आपको वो एकदम सेम टू सेम मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है साउंड में भी इसी तरह का आ सकता है, ठीक है, और सेम तरह का प्रोसेसिंग होगा, फॉर्मूले होंगे और बनेगा। अब आगे का जो एनालिसिस होगा वो साउंड में नहीं था, ठीक है, वो पर्टिकुलर आपके ऑप्टिक्स का पार्ट है, जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ से आगे बढ़ाएंगे। फिर इफेक्ट और फैक्टर्स क्या क्या जो फ्रिंज विड्थ को प्रभावित करेगा, उस पर बहुत सारा सवाल रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 के साथ इन ऑप्टिक्स। तब तक के लिए सबको अच्छे से क्लियर करिए। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है उन बच्चों को बताइए, ठीक है। खुद पढ़िए और लोगों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू।